हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें हमने इंडियन एग्रीकल्चर क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या क्या होती है, वो सब हम डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 1950 टू 1990 तक इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी। देन उसके बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, जो इंडियन एग्रीकल्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर, कि हमने कौन कौन से रिफॉर्म अपने इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर ऐड किए थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्यों रिफॉर्म की जरूरत पड़ी थी भाई हमें? क्योंकि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी हमारी, उससे हमें ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं मिला था, ज़्यादा हमें इक्विटी नहीं मिली थी। जिस वजह से किस वजह से नहीं मिला था? क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कॉलोनियल कंट्रोल मीन्स जो ब्रिटिश थे उनका कंट्रोल था। इस वजह से हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए, और यहाँ पर जितने भी जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था वो इम्प्लीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, जब उन्होंने एड्रेस किया कि हाँ, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ग्रोथ होती जा रही है और इक्विटी हमारी बढ़ती जा रही है। तो उसके अंदर कुछ रिफॉर्म ऐड किए कि हम किस तरीके से हम एग्रीकल्चर के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ करें और इक्विटी को बढ़ाएं। सबसे पहले किया गया था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले तक ब्रिटिश के अंडर ही हमारे लैंड का ओवरऑल कंट्रोल था, वो ओनर थे। बस जितने भी हमारे फार्मर थे उनसे वो खाली काम करवाते थे, उनके पास उनकी जो लैंड थी, उनकी प्रॉपर्टी का पोजीशन उनके पास नहीं था। जितने भी जो ओनरशिप थी वो मिडलमैन के हाथों में थी, लाइक जितने भी जमींदार थे, जो हमारे जागीरदार थे या अदर जो भी पीपल्स होते थे उस टाइम पर, लैंड पे उनकी ओनरशिप थी। बट जो फार्मर थे वो वहाँ पर कल्टीवेट करते, और लैंड जितना भी उन्होंने कल्टीवेशन किया है, जितनी भी लैंड का, वो जमींदार को उसका रेंट पेमेंट करते थे। ये था लैंड रिफॉर्म मीन्स, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि देखा था कि जो ब्रिटिश से कंट्रोल किस तरीके से हमने जो जो फार्मर थे उन्हीं के हाथों में ओनरशिप आ जाए उनकी। सो ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट थे ये लैंड रिफॉर्म के अंदर आते हैं, कि लैंड का ओनरशिप किस तरीके से फार्मर को दिया जाए। भाई, जब लैंड के ऊपर कल्टीवेशन फार्मर को करना, काम उसको करना है, तो ओनरशिप किसी भी मिडिलमैन को, जमींदार को या जागीरदार को क्यों दी जाए? ओके, सो इन रोल्स को हटा के, जिस वजह से जो फार्मर थे उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनको ओनरशिप देके, ताकि वो बेटर तरीके से अपनी इनकम वहां से अर्न कर सके, इक्विटी को बढ़ा सके। ठीक है, सो अब जो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर का, वो किन से होता था? लैंड जो ओनर थे उनके, जो लैंड लॉर्ड बनते थे उस टाइम पर, उनसे। वो क्या करते थे भाई? इग्नोर कर देते थे कि एग्रीकल्चर की नीड कितनी है, पर उनको तो इससे मतलब था कि उनको कितना रेंट दिया जाएगा। वो फार्मर को एज ए लेबरर कंसीडर करके चलते थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू फिक्स सिचुएशन, जब एक सिचुएशन फिक्स की गई उस टाइम पर, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया हैड ए फ्यू गोल इन माइंड। उस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया के अंदर भी कुछ उनके उद्देश्य सेट हो गए उनके माइंड में। फर्स्ट क्या हुआ कि वो अपने जितने भी एग्रीन स्ट्रक्चर है, एग्रीन स्ट्रक्चर मीन्स एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर जो उनकी कंट्री का था, उसको सिस्टमेटिक वे से करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे। सबसे मेन गोल ये दिमाग में आया था। सेकेंडरी गोल आया था कि जो इंटरमीडिएट है इंडिया के अंदर, जो सेमी फ्यूडल लैंडलॉर्डिज्म के अंदर आते हैं, उनसे जो जमींदार वगैरह थे उनको हटा दिया जाए, मीन्स मिडिल मैन को यहाँ से रिमूव करो। उसके बाद आया था, उन्होंने ये एंश्योर किया था कि जो इकोनॉमी और सोसाइटिकल जो इक्विटी है वो किस तरीके से इंक्रीज होगी, मीन्स जो कि किसके फेवर में बनाई जाएगी? फार्मर के। एंश्योर किया गया कि जो उनके पास्ट इनजस्टिस था फार्मर को, उनको हटा दो आप। ठीक है,
द लैंड रिफॉर्म वुड ऑल्सो प्रिवेंट लैंड ओनर्स फ्रॉम एक्सप्लोटिंग टेनेंट फार्मर, कि जिस वजह से जो जमींदार है, जागीर है, वो फार्मर को एक्सप्लोइट ना कर सके, उनका शोषण ना कर सके। ठीक है, सो इस वजह से ये नई नई टेक्निक यूज करने से जो फार्मर थे फाइनली वो क्या हुए, मोटिवेटेड हुए, और नई टेक्निक जो यूज की गई थी उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हमने एक्ट देखा वो आया था लैंड सीलिंग एक्ट। ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड डिटरमाइन की गई कि किनको दी जाए, फार्मर को दी जाए, उनकी ओनरशिप भी उन्हीं को दी जाए। क्या किया गया था, जो ये लैंड सीलिंग एक्ट आया था, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड को किसको, उसके इंडिविजुअल के हाथों में सौंप दिया गया था। जिस वजह से क्या हुआ कि लैंड सीलिंग गोल की वजह से यहाँ पर लैंड ओनरशिप जो कंसंट्रेशन थी कुछ ही हाथों में, जो जमींदारों के हाथों में थी या जागीरदारों के हाथों में, अदर पीपल्स के हाथों में थी, वो वहाँ से कम कर दी गई और एग्रीकल्चर इक्विटी को उससे बढ़ाया गया बिकॉज ऑफ जब फार्मर को उनकी ओनरशिप भी दे दी गई। ठीक है, नोट यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको, नोट पढ़ो। वेस्ट बंगाल एंड केरला हैज इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म बिकॉज देयर गवर्नमेंट वर कमिटेड टू बी द पॉलिसी ऑफ गिविंग लैंड टू देयर टीलर। किनको दी जाएगी, जो उनके रियल ओनर है। वेयर एज अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ डिवोशन एंड इनॉर्म्स डिस्पार्टीज इन लैंड होल्डिंग स्टिल एग्जिस्ट टू। आजकल भी आपको देखना केरला और जो वेस्ट बंगाल को छोड़ के वहां पर प्रॉपर तरीके से 100% ओनरशिप किनको दी गई, उनके टीलर को दी गई। बट अदर स्टेट के अंदर अब भी आपको ये जागीरदारी और जमींदारी भी देखने को मिलेगी कि ओनरशिप उनके पास नहीं है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर ओनरशिप की बात की जाए तो ओनरशिप जो घर का बड़ा होता है उसी के हाथों में होती है, जैसे सन की होती है फादर के हाथों में, या जो उनके ग्रैंडफादर होते हैं अगर वो हैं तो उनके हाथों में उनकी ओनरशिप होती है। बट काम किनको करना पड़ता है, ग्रैंडसन को या सन को करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अब भी आपको देखने को मिलेगी कि जो लैंड होल्डिंग है वो डिस्पार्टीज अब भी इतना सब होने के बाद भी। देन उसके बाद आया भाई थर्ड नंबर पे ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि कहाँ कब स्टार्ट हुआ था, 1965 में। जिस टाइम पर ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था कि जब इंडियन एग्रीकल्चर ने हाई यील्ड वैरायटी मींस हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का मतलब यही है कि बेस्ट क्वालिटी का सीड प्रोवाइड किया था, जिससे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप क्या हुआ था, हाईली इंक्रीज हुआ था। किससे, ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर और क्या इंक्लूड किया गया था कि बेटर और मोर इफेक्टिव इरिगेशन किया जाए, प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर का यूज किया जाए ताकि एग्रीकल्चरल यील्ड को इंक्रीज किया जाए। ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1965 में। ठीक है, जिस वजह से सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रुप, जितना घर में नीड होगी कम से कम उतना तो फूड ग्रेन, गेहूं, चना, ये सारी चीजें मिले। जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए थे उनसे रिफॉर्म किया गया था कि व्हीट क्रॉप बहुत ही ज़्यादा होने लगी, एडुकेट इरिगेशन होने लगा, जिस वजह से फर्स्ट स्टेज के अंदर ही जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था पंजाब और तमिलनाडु में स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया था। किसके अंदर, पंजाब एंड तमिलनाडु में। किस में देखने को मिला था, जो ये फर्स्ट स्टेज थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिला था, पंजाब एंड तमिलनाडु में। देन उसके बाद जो सर्वल स्टेट थी उनमें भी जो ये हायर यील्ड वैरायटी सीड यूज किए गए थे, जो सेकंड फेज के अंदर वहां तक भेजे गए थे। तो जो तमिलनाडु और पंजाब है इन्हीं को जो ग्रीन रिवॉल्यूशन अफेक्टेड या मानने की यहीं से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो अदर स्टेट थी उन्होंने बाद में जो उसकी सेकंड फेज आया था तब स्टार्ट किया था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को, जिस वजह से उनके भी जो क्रॉप्स थी व्हीट ऑफ क्रॉप्स
वो ज़्यादा बढ़ने लगी थी। प्रॉपर इरिगेशन करने लगे थे, प्रीक्विजाइज्ड यूज करने लगे थे, जिससे उनकी जो अल्टरनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो उनको मिल पाता था वो मिल पाया, जिससे क्रॉप अच्छे से ग्रोन हो पाई। ठीक है, अब यहाँ पर भी लोग मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं थे। अगर उनको इरिगेशन करना है, वाटर की नीड है अपनी क्रॉप के लिए, वो उनको इजीली प्रोवाइड हो जाती। खाली बारिश के भरोसे लोग नहीं रहते थे। किस वजह से हुआ था ये चीजें? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, सो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में इनलैंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया था फील्ड के अंदर। फाइनली जितनी भी टेक्निक्स और मशीन थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी कि आप क्या करो, जो फार्मिंग थी कॉमर्शियल फार्मिंग को बढ़ाओ, कि खाली अपने घर के यूज के लिए आप व्हीट क्रॉप या जो मेज वगैरह है, ये राइस वगैरह ये मत बनाओ। उससे कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये होगा कि बाहर बेचो, अदर कंट्रीज को बेचो, अदर स्टेट को बेचो, जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। जो ये नई टेक्नोलॉजी और जो मशीन आई है ग्रीन रिवॉल्यूशन से, जो उसकी सेकेंड फेज के बाद इंट्रोड्यूस की गई थी, उनसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट कॉमर्शियल जो फार्मिंग थी कंट्री के अंदर वो बढ़ने लगी, कि हम एग्रीकल्चर से खाली अपनी बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट नहीं करते थे, बल्कि जितना हमें एक्स्ट्रा की नीड थी हम उनको भी फुलफिल कर पाते, वहाँ से इक्विटी को भी इंक्रीज कर पाते। ठीक है, ये था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि थर्ड रिफॉर्म आया था। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्या क्या चेंजेस हुए वो देखने को मिलेंगे हमें। जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आता, मीन 1965 से पहले तक जो एग्रीकल्चर था, इंडियन एग्रीकल्चर था, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था? क्रिटिकली मानसून के ऊपर। बारिश होगी तो क्रॉप होगी, अदरवाइज नहीं। मानसून फेल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फार्मर क्या करेगा? ट्रबल में आ जाएगा, कि वो इरिगेशन कहाँ से करेगा भाई, क्रॉप कहाँ से लेगा। जो बारिश कम होगी तो क्रॉप भी नहीं होगी, फार्मिंग उस वजह से भी कम हो जाएगा। लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिस तरीके से इंडिया के अंदर आई, उसने जो परमानेंटली जो ये वाटर इरिगेशन की प्रॉब्लम थी उसको खत्म कर दिया। यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स था वो यूज किए गए, जिस वजह से पर्टिकुलर जो व्हीट और राइस थे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, इनका प्रोडक्शन क्या हुआ? हाईली इंक्रीज हुआ। क्लियर है? ये थे रिफॉर्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि आपको 1990 से पहले, जो 1950 टू 1990 के बीच में देखने को मिले थे, जिससे एग्रीकल्चर जो लैंड थी वो किसके हाथों में आ गई थी? उसकी ओनरशिप टीलर के हाथों में आ गई थी, और नई टेक्निक्स यूज की गई थी, लैंड का सीलिंग स्टार्ट कर दिया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन ले आए थे इरिगेशन के लिए, मानसून के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहने की नीड नहीं थी। ये सारे रिफॉर्म किए गए जिससे एग्रीकल्चर के अंदर इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्लियर है ये वाला टॉपिक? आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।